जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 75 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच एप्लीकेबल टू सीए। आज का लेक्चर कंसेप्चुअली इस चैप्टर का सबसे अहम लेक्चर है। आज के लेक्चर से पहले आप कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के काबिल नहीं होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आज के लेक्चर के बाद आपको कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी की समझ आ जाए। अटेम्प्ट करने के काबिल अभी भी नहीं होंगे, वो तो आहिस्ता आहिस्ता होंगे, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि केस स्टडी, कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी होती कैसे है और हमने अपने आंसर को ड्राफ्ट कैसे करना है। आज के लेक्चर के बाद क्या समझ आ जाएगी कि कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी होती कैसी है, रिक्वायरमेंट में क्या पूछता है और हमने इसको ड्राफ्ट कैसे करना है, ये बात समझ आ जाएगी। और छोटे मोटे क्वेश्चन आज के लेक्चर के एंड पे हमने कोड ऑफ एथिक्स के चंद एक छोटे मोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये फील आएगी, अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से समझ लिया कि हाँ कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, कभी कभी थोड़ी सी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है, वरना आसानी से मुझको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर से स्टार्ट करें तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव की हेडिंग है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच एप्लीकेबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। वो सिर्फ उसमें एक ही चीज बता रहा है इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्या कि अगर प्रैक्टिकली इसकी दो इंटरप्रिटेशन है, एक जो कोड ऑफ एथिक्स ने दी हुई है और दूसरी वो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कोड ऑफ एथिक्स ने क्या बोला है? कोड ऑफ एथिक्स ने ये बोला है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच का मतलब ये है कि अगर प्रैक्टिकली किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ जाए जिसमें एथिकल इशू हो, जिसमें कोई एथिकल इशू हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टेप बाय स्टेप कैसे डिसीजन मेकिंग करनी है कि उसे क्या करना है। फिर से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच का मतलब क्या है कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, कि वो इसमें क्या इसमें सिखाएगा, क्या सिखाएगा कि प्रैक्टिकली किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोई एथिकल इशू फेस करना पड़े, किसी सिचुएशन में कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़े जिसमें एथिकल इशू हो, तो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे फैसला करेगा कि इसे क्या करना है। ठीक है, ये है कोड ऑफ एथिक्स। अच्छा, हम क्या सीख रहे हैं, हमारे लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? हाँ स्टूडेंट है ना आप लोग, आपके लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें उसने कहा कि इसे कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक आंसर करें, तो आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर ड्राफ्ट करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे आंसर ड्राफ्ट करना है। यह है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बड़ी स्टेजेस 3 हैं, बड़ी स्टेजेस 3 हैं। जब कभी एथिकल इशू राइज हो, बड़ी, इसका मतलब है प्रैक्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 3 लेवल पे सोचता है। जब कोई एथिकल इशू राइज हो कि मुझे क्या करना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए, और एग्जाम में अगर कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आया तो आपने भी 3 तरह से सोचना है, 3 लेवल पे। लेवल नंबर 1, आपने देखना है इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट अराइज हुआ, इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट अराइज होता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी, ये थ्रेट हम अभी स्टडी करेंगे, ठीक है, जिनमें कोई एक थ्रेट राइज होता है, कुछ सिचुएशन में दूसरा थ्रेट राइज होगा, कुछ में तीसरा थ्रेट राइज होगा, कुछ में चौथा थ्रेट राइज होगा, कुछ में 5वां थ्रेट राइज होगा। फिर से सबसे पहले लेवल 1 पे हमने क्या सोचना है, इस सिचुएशन आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं आइडेंटिफाई थ्रेट। सबसे पहला काम क्या करना है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए जिसमें कोई एथिकल इशू राइज हो, तो सबसे पहले क्या सोचना है, हमने थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। थ्रेट अभी हम पढ़ेंगे। 5 थ्रेट्स हैं, प्रिंसिपल भी 5 थे ना, प्रिंसिपल याद करके आए नाम, हाँ 5 प्रिंसिपल थे, थ्रेट भी 5 है। तो किसी सिचुएशन में एक थ्रेट राइज होगा, पहला थ्रेट राइज होगा, किसी सिचुएशन में दूसरा थ्रेट राइज होगा, किसी सिचुएशन में तीसरा थ्रेट राइज होगा, किसी सिचुएशन में चौथा थ्रेट राइज होगा, किसी में 5वां थ्रेट राइज होगा, और किसी सिचुएशन में एक थ्रेट राइज होगा सिर्फ पहला, किसी सिचुएशन में 2 थ्रेट राइज होंगे, पहला भी और दूसरा भी।
किसी सिचुएशन में 3 थ्रेट अराइज होंगे, पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। 4 वाली 5 वाली कोई थ्रेट की केस स्टडी नहीं है, आज तक दुनिया में नहीं जाती। ठीक है, मैक्सिमम 3 थ्रेट। भाई बात समझ रहे हैं? ये दोनों में फर्क समझ आया? कभी 1 थ्रेट होगा, कभी 2, कभी 3। तो पहली वाली स्टेज को क्या बोलते हैं हम? आइडेंटिफाई थ्रेट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बीमार पर्सन डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूं, क्या वो फौरन मेडिसिन दे देता है? पहले बीमारी आइडेंटिफाई करता है, इसका मसला क्या है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई थ्रेट में वो बीमारी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पहली स्टेज क्या है? थ्रेट को आइडेंटिफाई करना। और इस स्टेज में हम 2 काम करते हैं आइडेंटिफाई थ्रेट में। पहला थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऐड करते हैं। कौन सा है वो? भाई बीमार हो क्या, डॉक्टर सबसे पहले देखेगा बीमारी क्या है, खांसी है इसको। अच्छा, वो जिस्म के किस हिस्से को इफेक्ट कर रही है ये भी देखेगा। तो हम भी जब कोई एथिकल सिचुएशन सामने आती है क्या करते हैं? पहले करते हैं, क्या करते हैं? आइडेंटिफाई थ्रेट। वो 5 में से कोई भी 1 हो सकता है, कोई भी 2 हो सकते हैं, कोई भी 3। और फिर आइडेंटिफाई थ्रेट के अंदर ही हमने एक और काम भी करना है एक्सप्लेनेशन में। वो क्या करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल इफेक्टेड। क्या करना है? बताना है इस थ्रेट की वजह से कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हुआ। अब आपको तरीका बता देता, एक टिप बताता हूं। टिप यहाँ पे, अगर आपको एग्जाम में समझ ना आए कि ये इस थ्रेट की वजह से कौन सा प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है, तो तीर तुक्का चलाना है। अगर आपने तीर तुक्का, तो आपने ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल लिख देना है। ऑब्जेक्टिविटी का प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल है जो लगभग हर थ्रेट से इफेक्ट हो जाता है, लगभग हर थ्रेट से इफेक्ट हो जाता है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बेहतर यही है कि पहले जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करें, लेकिन कभी तीर तुक्का चलाना पड़ जाता है तो आपने फिर अगर एग्जाम में जाके थ्रेट तो याद आ जाएं, लिए याद ना रहे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन सा है, ये बात तो हम भूल गए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, इतना ध्यान ही नहीं दिया था हमने कि ये भी आइडेंटिफाई थ्रेट का हिस्सा होता है। तो फिर कौन से वाले प्रिंसिपल को इफेक्ट करवा देना है? ऑब्जेक्टिविटी को। नहीं, ऑब्जेक्टिव ना हो रहा हो तो फिर भाई खाली लिख दे। भाई देखें, एक आंसर के सही होने का 90% चांस है, खाली छोड़ने से बेहतर है वो लिख दे। क्योंकि तीर तुक्का चलाना बहरहाल तब भी चलता है जब आपने कोई नहीं याद किया होगा। तो खाली छोड़ने से बेहतर है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो उसमें इधर उधर की ओंगी बोंगी मारने के बजाय इंटेलिजेंट गैस लगाना चाहिए। तो आपको इंटेलिजेंट गैस दे रहा हूं। ठीक है, वैसे हम सीखेंगे कि किस प्रिंसिपल से कौन सा है। तो मुझे बताइए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या सिखाता है हमें? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का मतलब क्या बताए? कि अगर कोई एथिकल सिचुएशन सामने आ जाए कैसे सॉल्व करें उसको। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई थ्रेट। थ्रेट को आइडेंटिफाई करना है। इसमें 2 काम करने हैं। पहले फैसला डिसाइड करना क्या, इस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट या कौन सा थ्रेट अराइज हो रहा है। डन। पहला क्या करना है काम, कौन सा थ्रेट या कौन सा क्यों बोला? क्योंकि कभी एक क्योंकि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम एक सिचुएशन में कितने थ्रेट हो सकते हैं? 3। डन। टोटल थ्रेट दुनिया में कितने हैं? 5। एक सिचुएशन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 3। ये आपको ना छोटी छोटी बातें, ये इनडायरेक्टली मैं केस स्टडी के टिप्स बता रहा हूं आपको। ओके। अच्छा, आइडेंटिफाई थ्रेट का एक हिस्सा होता है कि 2 हिस्से होते हैं? एक में हम थ्रेट आइडेंटिफाई करते हैं, प्रिंसिपल कौन सा इफेक्ट है वो भी बताना है, वो भी बताना। वे ऐसा है ना, क्या सिर्फ ये बता दे क्या चीज बुरी है, कि भी बताया कि इसके असरात किधर है, प्रिंसिपल इफेक्टेड भी बताना चाहिए ना। किसी सिगरेट पीने वाले से कहेंगे सिगरेट पीना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, उस पर कोई असर नहीं होना, बताना पड़ता है भैया क्या, हाँ इससे कैंसर हो जाएगा, मर जाओगे। अच्छा, फिर को थोड़ा बहुत असर होगा, असर फिर भी नहीं होना वैसे मेरा ख्याल।
लेकिन फिर भी एक दफा थोड़ा जो ताजा ताजा शुरू हुआ ना वो उस पर असर हो सकता है। तो हमने थ्रेट भी आइडेंटिफाई करना है और फंडामेंटल। आइडेंटिफाई थ्रेट के 2 स्टेप्स हैं, भूलेंगे तो नहीं? पक्का? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के टोटल 3 फेजेस हैं, 3 लेवल। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया। अगली बात सुने, अच्छा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाते ही मेडिसिन दे देता है? ना 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 ना, पहले आइडेंटिफाई करता है क्या मसला है, किधर मसला है, फिर वो ये भी देखता है, मतलब जब ये कहेगा ना बुखार है तो सिर्फ ये नहीं कहता बुखार है, उसकी कितना बुखार है सिग्निफिकेंस भी बताता है। सिग्निफिकेंस क्यों? क्योंकि जो उसका ट्रीटमेंट है वो सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है। बुखार कम हो तो सकता है कुछ और ट्रीटमेंट, बुखार ज्यादा है तो हो सकता है कुछ और। तो मुझे बताइए, हमने जो लेवल 1 में या फेज 1 में थ्रेट आइडेंटिफाई किए हैं और फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या इफेक्ट होता है वो भी बताया। क्या फेज 2 में सिंपल क्वेश्चन, मेरा कंसेप्चुअल आंसर देना है क्योंकि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो चल रहा है, क्या हमें थ्रेट के फौरन बाद सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन बता देने चाहिए कि उनकी सिग्निफिकेंस को भी इवैल्यूएट करना चाहिए? क्या एक कंप्लीट अप्रोच में थ्रेट की सिग्निफिकेंस को इवैल्यूएट करना चाहिए? पक्का? तो हमारा दूसरा जो फेज है या दूसरा स्टेप कह ले या दूसरी हेडिंग कह ले, वो क्या होगी कोड ऑफ एथिक्स में? इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट। पहला आइडेंटिफाई थ्रेट, दूसरा इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट। इवैल्यूएट का मतलब क्या है भला? हाँ बताओ, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस का मतलब कि थ्रेट की सिग्निफिकेंस कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने अभी आपको कुछ भी नहीं बताया, क्लाइंट ने मेरे को ऑफर किया सर जी ये कीमती गिफ्ट है, ये आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है, तो मुझे बताइए ये थ्रेट है? इसको बोलते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्या बोलते हैं? ये आपको कैसे पता चला सेल्फ इंटरेस्ट? मेरे बोले किसने? कॉर्पोरेट बोर्डिंग में पढ़ा हुआ है। शाबाश शाबाश, कॉर्पोरेट बोर्डिंग के टीचर को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। हाँ सर अदनान को मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। सर से कहेगा सर जो सर आसिफ ने काम करवाना था वो आपने पहले से करवा दिया है, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्ट है। अच्छा लेकिन क्या अकाउंटिंग के क्वेश्चन में सिर्फ थ्रेट आइडेंटिफाई करके आगे चले जाते थे कि वहां पे प्रिंसिपल से रिलेट भी करते थे? पक्की बात है? एक्सप्लेन प्रिंसिपल भी? अच्छा पहले प्रिंसिपल फिर थ्रेट बताते थे कि भाई? अच्छा ये जरूरी नहीं, लाजमी नहीं है। मेरी तरफ से आप चाहे पहले प्रिंसिपल बताएं चाहे थ्रेट बताएं, मुझे कोई मसला नहीं। मुझे थोड़ा आदत है, पुरानी आदत पड़ी हुई, क्योंकि पहले ना सिर्फ थ्रेट पूछा करता था तो थ्रेट, बाद में उसने प्रिंसिपल भी ऐड करना शुरू किया, तो क्योंकि मेरी आदत पहले थ्रेट सोचने की बनी थी तो मैं अमूमी तौर पे थ्रेट पहले और प्रिंसिपल बाद में लिखूंगा। सोल्यूशन में भी आपको शायद इसी तरह है, लेकिन प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना, तरतीब से भाई सोल्यूशन में पॉइंट लिखा होना जरूरी है, तरतीब आगे पीछे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन? तो कहां पे थे हम? हाँ मैं आपको छोटी सिचुएशन आपके सामने रख रहा था कि क्लाइंट ने मुझे गिफ्ट दिया, थ्रेट कौन सा राइज हुआ? अच्छा तो प्रिंसिपल कौन सा इफेक्ट हुआ? हाँ ये शाबाश, क्योंकि पता ही नहीं है कौन सा, तो तीर तुक्का क्या चलाया? बिल्कुल ठीक लगाया। अच्छा सोच के बताया था, शाबाश बिल्कुल। तो भाई हो गया। अब अगला मेरा सवाल, क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि गिफ्ट हाई है कि लो है? क्या हमें यह भी देखना चाहिए कि नहीं? देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करता है। एक हमारा ऑडिट क्लाइंट था, उसने रमजान में हमें हमारी पूरी टीम को उसने एक कैलेंडर दिया रमजान का कि सर ये आप सबके लिए है, साथ में एक छोटा सा पेन भी था और एक छोटी सी डायरी थी, 3 चीजें थी, ठीक है। हमने कहा भाई ये क्यों? उन्होंने कहा सर रमजान है तो हम सारे ही जितने भी हमारे स्टेक होल्डर मिलने जुलने वाले हैं सबको दे रहे हैं। एक सिचुएशन ये भी गिफ्ट है, एक सिचुएशन ये है कि क्लाइंट गाड़ी आपको गिफ्ट कर दे, क्लाइंट आपको कहे सर ये हमारी फैक्ट्री है, जो भी खरीदना चाहे 50% डिस्काउंट पे है, ये ले, कहे सर आइए हमारे साथ, हमारे शहर में आए हैं आप
हैं, हमारे शहर में लाहौर का आइटर है तो कराची में, कराची का आइटर है तो लाहौर में, कराची या लाहौर का तो इस्लामाबाद। सर हमारे शहर में है, आइए आपको सैर व तफरीह करवाएं। मुझे बताइए क्या ये डायरी वाली एग्जाम्पल में और जब वो हमें कोई गाड़ी गिफ्ट कर देता है, मोटरसाइकिल गिफ्ट कर देता है, हैं ये दोनों समझ लीजिए गिफ्ट वाले के, क्या इनकी सिग्निफिकेंस एक जैसी है? क्या दोनों पे एक तरह का एक्शन होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आप कंसेप्चुअली एग्री करते हैं कि जब हम थ्रेट आइडेंटिफाई कर लें तो उसकी सिग्निफिकेंस को भी वैल्यूएट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना। और ये तरतीब याद रखिएगा, किसी वजह से ये बात कह रहा हूं, हालांकि लॉजिकल है। पहले थ्रेट होगा फिर सिग्निफिकेंस होगी। बाजू का सिग्निफिकेंस लो होती है ना, तो बच्चा कहता है सर इसमें कोई थ्रेट ही नहीं है क्योंकि बहुत ही लो है। तो कहते हैं भाई वो तो सेकंड सीएन है, हाई है कि लो है, पहले थ्रेट आइडेंटिफाई तो करें। किसी सिचुएशन में अगर थ्रेट लो हुआ तो मुझे बताइए आप उसको छोड़ देंगे कि पहले कहेंगे थ्रेट आइडेंटिफाई होता है फिर कहेंगे कि लो, फिर सिग्निफिकेंस? तो क्या थ्रेट आइडेंटिफाई करके उसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करना चाहिए? तो अगर आपने नहीं किया तो आपकी क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओके चले। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ये कहता है कि कोई एथिकल इशू आपके सामने आ जाए तो आपने उसे 3 स्टेजेस में सॉल्व करना है। पहली स्टेज क्या है? आइडेंटिफाई थ्रेट, जिसमें थ्रेट भी बताएंगे और फंडामेंटल प्रिंसिपल जो इफेक्ट हो रहा है वो भी बताएंगे। थ्रेट भी बताएंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल इफेक्ट हो रहा है वो भी बताएंगे। दूसरी स्टेज क्या है? सिग्निफिकेंस, यानी बुखार है तो कितना बुखार है, थ्रेट है तो कितना हाई के लो। सिग्निफिकेंस किस चीज पे डिपेंड करती है? ये वैसे तो केस टू केस वेरी करता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो अक्सर कॉमन होते हैं। जैसे सिग्निफिकेंस डिपेंड्स क्वांटिटेटिव चीजों पे भी और क्वालिटेटिव पे भी, क्योंकि थ्रेट की डिफरेंट टाइप होती है ना। क्वांटिटेटिव क्या, अमाउंट कितनी है, अमाउंट कम तो सिग्निफिकेंस कम। ये ना आपने एक्सप्लेन करना होगा इसलिए बता रहा हूं। अमाउंट कम, अमाउंट ज्यादा, ये एक्सप्लेनेशन होगी सिग्निफिकेंस की। बेटी तो किस पे डिपेंड करती है? अमाउंट पे। दूसरा, सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है कि गिफ्ट किसको दिया, पार्टनर को दिया, पार्टनर को दिया या कि जूनियर को दिया। पार्टनर को गिफ्ट दिया तो सिग्निफिकेंस हाई, और जूनियर को गिफ्ट दिया, भाई समझ गया सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करते हैं। अच्छा अगली एग्जांपल अब देखते हैं। अब असल में चूंकि आप बता रहे हैं कंसेप्ट, तो मुझे लगता है काउंटिंग वाले टीचर ने आपको ठीक ठाक बढ़ाया होगा, इसका फायदा मुझे हो गया। तो मैं चले एक कंप्लेक्स एग्जांपल भी टेस्ट करता हूं आपसे। अगर हमारा एक ऑडिट टीम मेंबर है, उसके स्पाउस क्लाइंट में डायरेक्टर है, तो बताइए थ्रेट कौन सा राइज हो? फेमिलियरिटी थ्रेट। भाई ये तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं, कहां सीआर में पढ़ा, मुझे पता है। ओके, थ्रेट आइडेंटिफाई हो गया, किस फंडामेंटल प्रिंसिपल को अफेक्ट कर रहा है? अबे सुभान अल्लाह, तीर तुक्का किस सोचा है? तो ओके ऑब्जेक्टिविटी को, ऑब्जेक्टिविटी ठीक है जी। थ्रेट आइडेंटिफाई, ऑब्जेक्टिविटी। सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है? अगर कोई रिश्तेदार क्लाइंट पे एम्प्लॉय हो तो इसकी सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करती है? कौन सी पोजीशन पे है? शाबाश, कौन? वो जो रिश्तेदार है, 3 में से 1 नंबर। रिश्तेदार किस पोजीशन पे है? हाई पोजीशन पे है तो सिग्निफिकेंस हाई, लो पोजीशन पे है तो सिग्निफिकेंस लो। सिग्निफिकेंस के 3 नंबर थे, 1 नंबर मिल गया, बाकी 2 नंबर मिले। हाँ, क्लोजनेस ऑफ रिलेशन, शाबाश, दूसरा नंबर भी मिल गया। पहले तो ये देखा ना कि रिश्तेदार किस पोजीशन पे है, फिर उसकी क्लोज। आपको हिंट दे देता हूं 3 नंबर लेने के लिए। जब कभी किसी रिश्तेदार का मसला हो, जब कभी तो सिग्निफिकेंस में आपने लिखना है, ये है सिग्निफिकेंस, ये है सिग्निफिकेंस। किसकी सिग्निफिकेंस? जब कोई रिश्तेदार हो क्लाइंट में तो सिग्निफिकेंस वैल्यूएट करनी है कैसे? ये कोई भी रिश्तेदार हो वैल्यूएट,
किसी भी सिचुएशन में कोई रिश्तेदार आ जाए तो सिग्निफिकेंस में आपके जहन में ये आ जाए एच। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है पहले आपने देखना है वो रिश्तेदार क्लाइंट में किस पोजीशन पे है। हाई पोजीशन पे है तो सिग्निफिकेंस हाई, लो पोजीशन पे है तो सिग्निफिकेंस लो। फिर देखना है हम किस पोजीशन पे हैं। हम अगर हाई पोजीशन पे हैं सिग्निफिकेंस, हम अगर लो पोजीशन पे हैं, फिर क्या देखना है? दोनों का रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप है क्लोज तो सिग्निफिकेंस हाई, अगर रिलेशनशिप है नॉट सो क्लोज सिग्निफिकेंस लो। स्पाउस में अमूमी तौर पे हाई होगा, कोई दूर का कोई कजन है, कोई चचा है, कोई, तो सिग्निफिकेंस प्रोबेबली लो। बात समझ आ रही है? तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की 3 स्टेजेस हैं। जब कभी कोई एथिकल इशू, एथिकल क्वेश्चन सामने आए, हमने 3 स्टेजेस में सोचना है। पहले क्या सोचना है? थ्रेट आइडेंटिफाई करना है। उसमें क्या करना है? थ्रेट के साथ फंडामेंटल प्रिंसिपल को रिलेट करना है। दूसरे नंबर पे क्या है? सिग्निफिकेंस बताना है कि थ्रेट हाई है कि लो है। अब सिग्निफिकेंस के फैक्टर हर सिचुएशन में सेम होंगे या सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेंगे, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, कुछ बार बार आते हैं, कुछ कभी बार, वो बहरहाल जब क्वेश्चन करेंगे। फिर तीसरा और आखिरी फेज क्या है भला? सबसे आसान, और अगर पूछे तो सबसे ज्यादा मार्क्स भी इसी के होते हैं। वो क्या है? सेफगार्ड या कोर्स ऑफ एक्शन। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैसे आपके सामने मैंने 2 सिचुएशन रखी है, पढ़ाया नहीं है कुछ आपको भी। एक रखी है गिफ्ट वाली और एक रखी है रिश्तेदार वाली। गिफ्ट वाले केस में कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1 एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए गिफ्ट। एक्सेप्ट कर लिया है तो वापस, और अगर वापस नहीं कर सकते तो उसको भेजे ही ना, बेहतरीन टीम का हिस्सा ना बनाए। अच्छा, रिश्तेदार वाले एग्जांपल में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? कि उस टीम मेंबर, हाँ एक तो ये कि डिस्क्लोज करे, वो टीम मेंबर बताए कि सर ये मेरा रिश्तेदार है। टीम मेंबर की जिम्मेदारी है, सबको थोड़ी पता है कि कौन किसका रिश्तेदार है, पार्टनर। हाँ, तो स्टेप नंबर 1 में क्या करें कि वो रेलिवेंट टीम मेंबर फर्म को डिस्क्लोज करे। स्टेप नंबर 2 में उस टीम मेंबर को टीम का हिस्सा ना बनाए, या इसको ऐसे एरिया में एलोकेट कर दे जिसमें उसके रिश्तेदार का अमल दखल नहीं है। इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम से बिल्कुल निकाल देना, इसको कहते हैं रिमूव द इंडिविजुअल। और अगर टीम में रखना है लेकिन उसका एरिया चेंज कर दिया, उसे ऐसा एरिया दे दिया जिसमें उसके रिश्तेदार का अमल दखल नहीं है, ताकि वो उसके रिश्तेदार को फेवर ना दे सके, इसको क्या बोलते हैं? रीस्ट्रक्चर द रिस्पॉन्स। अब केस स्टडी के अंदर आपने दोनों ही लिखने हैं, रीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकली अगर सिग्निफिकेंस ज्यादा हो तो रिमूव वाली ऑप्शन एक्सरसाइज करते हैं, सिग्निफिकेंस कम हो तो रीस्ट्रक्चर वाले। ठीक है, डन। ये गिफ्ट वाली और साथ ही मैंने रिश्तेदार वाली भी बता दे। रिश्तेदार वाली हो तो क्या करेंगे? वो डिस्क्लोज किया और क्या किया? उसके काम का रिव्यू करवा सकते हैं क्या? ये अगर उसको चेंज, हमने फर्ज करे रिमूव तो कर दिया टीम से, रिमूव करने से पहले उसने थोड़ा बहुत वर्क डन किया हुआ था, तो जो वर्क डन फेंक देना चाहिए क्या उसका? ये रिव्यू करवा दे कि काम सही सही किया हुआ है तो एक्सेप्ट कर ले, अगर गलत गलत किया हुआ है तो दोबारा करवा ले। भी समझ आया स्टेप बाय स्टेप अप्रोच कैसी चल रही है? आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट थ्रेट, सेफगार्ड, यानी कोर्स ऑफ एक्शन। सेफगार्ड मतलब कोर्स ऑफ एक्शन। कोड ऑफ एथिक्स ने वर्ड यूज किया है सेफगार्ड, और एग्जाम में अक्सर वर्ड यूज करता है कोर्स ऑफ। अकाउंटिंग में भी कोर्स ऑफ एक्शन पूछता था, तो सेफगार्ड के वर्ड के साथ पूछता था कि कोर्स ऑफ एक्शन के वर्ड के साथ? सेफगार्ड के साथ। यहां पे कोर्स ऑफ एक्शन का वर्ड, बात एक ही है। क्लियर जी? अच्छा, अब हम, ये है हमारा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखिए वही है कि भैया 3 काम करने हैं, थ्रेट देखो और फंडामेंटल प्रिंसिपल देखो कौन सा इफेक्ट हो रहा है। स्टेज नंबर 2 में क्या कह रहा है? इवैल्यूएट करो सिग्निफिकेंस, कम के ज्यादा। तीसरे में भी क्या कह रहा है? एड्रेस करो। एड्रेस का मतलब क्या है? सेफगार्ड बताओ कि क्या करना है इस थ्रेट को कम करने के लिए। क्लियर जी? बात समझ आई?
चलिए आइए अब क्या करते हैं, हम थ्रेट को डिस्कस कर, कल फंडामेंटल प्रिंसिपल को डिस्कस किया था, आज थ्रेट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टेप नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या होता है? जब मामला पैसों का हो। इसको वैसे तो ये फाइनेंस से रिलेट करता है, लेकिन एग्जाम में इसको फाइनेंशियल थ्रेट नहीं लिखना। अगर वो पूछे क्या लिखना है, कौन सा थ्रेट, अगर किसी ने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को फाइनेंशियल थ्रेट लिखा तो 0, क्योंकि जो स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड हैं वो ही यूज कर। एक्सप्लेनेशन आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं ऊपर नीचे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो थ्रेट की हेडिंग है वो सेम रखनी है। ये स्टैंडर्ड अल्फाज यूज किए। क्लियर? तो ये पहला थ्रेट क्या है, सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कब राइज होगा? मामला किसका होगा? पैसों का। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। कब कब एग्जांपल बताइए? गिफ्ट वाले केस में, क्योंकि गिफ्ट में पैसे होते हैं। अच्छा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया। और अगर क्लाइंट में कोई एम्प्लॉय हो, हमारा टीम मेंबर या उसका रिश्तेदार, तो क्या सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज होगा? मेरा भाई अगर क्लाइंट में डायरेक्टर है तो वो उधर से पैसे ले रहा होगा, तो घर में ही आ रहे होंगे। घर में जब एसी लगेगा तो थोड़ी बहुत ठंडी हवा मुझे भी पहुंचेगी। घर में जब भाई पैसे मिलेंगे सर तो पिज्जा आएगा, तो 2-3 पीस मैं भी खा, तो मुझे तक भी कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा। तो इसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट थोड़ा है, लेकिन अराइज हो रहा है। अच्छा, और अगर मैं क्लाइंट के साथ मिलके हमारी फर्म कोई जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप कर ले, इसमें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है? इसमें भी थ्रेट है। ओके, आखिरी एग्जांपल, अगर हम बैंक क्लाइंट से लोन ले लें या क्लाइंट हमसे लोन ले ले, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है? एक एग्जांपल जी, क्लाइंट हमारा बैंक है, फिर नहीं है? फिर भी है, सिग्निफिकेंस कम है। देखा, वही बात आ गई ना, यहाँ कहा था स्टूडेंट क्या कहते हैं, जो लो थ्रेट होता है ना, थ्रेट लो है। बैंक हो तो थ्रेट राइज होगा, लेकिन लो होगा। हम कहेंगे सारी दुनिया को देते हो तो हमें भी दे दिया। उसने कहा सर टर्म्स एंड कंडीशन में भी तो फर्क हो सकती है। रिलेटेड पार्टी में बड़ा नहीं था ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, सिर्फ नेचर ऑफ बिजनेस नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन भी इफेक्ट होती है। हो सकता है नेचर ऑफ बिजनेस में प्रॉब्लम ना हो, टर्म्स एंड कंडीशन में हो कम रेट है। और वो एग्जांपल पूछ लो जो आई कैप ने सबसे ज्यादा पूछी है। अगर हमारे टीम मेंबर ने क्लाइंट के शेयर्स खरीद लिए, तो बताइए सर है कि नहीं है? अभी टीए इधर बैठे हुए, टीए भाई, टीए भाई किधर है? टीए भाई किधर है? टीए भाई, हाँ, टीए भाई से कहें वो परसों ना हमने वो कुछ सर्च किए थे और एक डॉक्यूमेंट ढूंढा था कि कोड ऑफ एथिक्स की जितनी भी सिचुएशंस हैं, वो सीए की, एसीसीए की, आईसीएडब्ल्यू की, उसके हमने वो पेज बनाया था, मैंने साइड के दराज में पढ़ा था। उसे कि वो ले आए ज़रा, वो मैं इनसे ज़रा कोई क्वेश्चनिंग कर लूँ सिचुएशन, ठीक है, वो ज़रा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी कहाँ पे थे हम? हाँ, शेयर। शेयर से कौन सा थ्रेट? सर भाई सेल्फ इंटरेस्ट समझ आ गया क्या है? आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या होता है? अपने किए हुए काम को खुद चेक करना। भाईजान टेस्ट हुआ और मैंने इनको कहा भाई अपना टेस्ट चेक करो जरा कितने मार्क्स हैं। ये क्या है? सेल्फ रिव्यू है। जब हर स्टूडेंट का टेस्ट होगा और उसे ही दे दिया जाएगा चेक कर लो, तो फिर पता चलेगा सारे फर्स्ट पोजीशन सबके हैं। क्लास में 200 स्टूडेंट हो, सारे फर्स्ट पोजीशन हो जी, सबको प्राइज दो, कोई प्राइज नहीं। क्यों? क्या थ्रेट है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। भी समझ आए प्रैक्टिकली कैसे सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होता है? अगर क्लाइंट हमें कहे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी आप प्रिपेयर कर देना, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप प्रिपेयर, लिस्टेड क्लाइंट बताया था एक दफा मीटिंग में, कहता पहली मीटिंग में, सर कैश फ्लो स्टेटमेंट तो आप ही बनाएंगे ना। हमने कहा बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बनाते हैं। अगर ऑडिटर ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दे तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्यों भला? अपना काम खुद चेक कर रहा होगा।
अगर क्लाइंट का कोई एम्प्लॉय हमारी फर्म को ज्वाइन कर ले और हम उसे उसी कंपनी का क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए भेज दें, कौन सा थ्रेट राइज होगा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। शाबाश। अगर कोई हमारा पार्टनर है, रिटायर होने के बाद क्लाइंट को ज्वाइन कर ले, तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? अब नहीं सेल्फ रिव्यू बोलना, अब क्यों नहीं बोलना? हाँ, ये ट्रैप था, बच गए। जब कंपनी का एम्प्लॉय फर्म को ज्वाइन करेगा ना, ये ट्रांसफर बोथ वे में होती है प्रैक्टिकली, ये मैं आपको बता दूं, और ये नेचुरल है। मतलब फर्म टू क्लाइंट भी ट्रांसफर होता है और क्लाइंट टू फर्म भी ट्रांसफर होता है। सोचिए, बहुत गहरा पॉइंट है। क्या अगर क्लाइंट को छोड़ के कोई एम्प्लॉय हमारी फर्म को ज्वाइन किया और हमने उसे ऑडिट करने के लिए भेजा, फिर तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज होगा। लेकिन अगर फर्म को छोड़ के क्लाइंट को चला गया, तो अब हम ऑडिट करने के लिए गए, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज नहीं होगा। होगा तो फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा, क्योंकि मिलना जुलना है। होगा तो शायद थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा, क्योंकि उसके हो सकता है कोई बोनस वोनस उसको भी मिलना हो, छोड़ के गया है। हो सकता है तो थोड़ा सा इंटिमिडेशन थ्रेट भी राइज होगा। साथ का जो पार्टनर छोड़ के गया है, तो पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ फेमिलियरिटी थ्रेट होगा। लेकिन अगर जूनियर जाएगा तो वो तो रगड़ के रख देगा उसको पार्टनर, समझ रहे हैं? वो जैसे फर्म में उसको क्लास करता था, उधर भी क्लास करेगा। ऐसा ही है। क्लास में भाईजान मुझे देख के थोड़ा डर जाते हैं, पता नहीं सर कब डंडा पकड़ के असाइनमेंट पूछ लें। इंटिमिडेशन, कौन सा थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट। ठीक है। अब बाजार में मिल गए और फिर उधर भी डर रहे हैं। हालांकि बाजार में मैं ऑडिटर नहीं, मैं उस्ताद नहीं हूं। ये वैसे तो उस्ताद शागिर्द हमेशा है, वंस स्टूडेंट ऑलवेज स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी बाजार में भी क्या डरेंगे कि नहीं साइकोलॉजिकली? क्या सर इधर भी असाइनमेंट का नाम पूछ रहे, भाई असाइनमेंट दी थी, इसे बाजार में क्यों कर रहे? तो उसी तरह फर्म में जैसे पार्टनर क्लास करते हैं, हालांकि वो क्लाइंट का ऐसा बन, लेकिन साइकोलॉजिकली एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट की वजह से भी और थोड़ा सा हल्का सा डर भी होता है कि भैया शिकायत ना लगा दे, तो इंटिमिडेशन है। लेकिन सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज, भैया ये पॉइंट पिक कर रहे हैं। सेल्फ रिव्यू थ्रेट कब राइज होगा? फर्म टू क्लाइंट के क्लाइंट टू फर्म कब शिफ्ट होगा? जब कोई क्लाइंट को छोड़ के फ्रॉम क्लाइंट टू फर्म होगा, फ्रॉम क्लाइंट टू फर्म होगा, और फिर उसे हमने ऑडिट टीम का हिस्सा बना के भेजा, तब होगा सेल्फ रिव्यू थ्रेट। भाई बात समझ आए? तो दो थ्रेट हो गए। सेल्फ रिव्यू थ्रेट समझ आ गया क्या? अपना क्यों सेल्फ रिव्यू थ्रेट? क्योंकि वो टेक्निकली अपना काम खुद चेक, जो उसने क्लाइंट बन के वहां पे किया था, अब ऑडिटर बन के उसी काम को चेक कर रहा होगा। यह है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। क्लाइंट रोता रोता हमारे पास आया, हमने क्या टेंशन है तेरी जिंदगी में, बता। उसने कहा सर जी मेरा जो अकाउंटेंट है अचानक जॉब छोड़ के चला गया, अच्छी ऑफर मिली उसे, 20,000 रुपया एक्स्ट्रा ऑफर किया, वो छोड़ के चला गया, उसने 1 महीने का नोटिस भी नहीं दिया हमें। अब हम परेशान हैं। अगर नया बंदा भी अगर लाएंगे ना, पॉइंट करेंगे, तो अखबार में इश्तिहार देना है, इंटरव्यू देने हैं, टेस्ट देने हैं, अच्छा बंदा चुनते चुनते कोई 2, 2.5, 3 महीने लग जाने हैं, तब तक हमारा काम कौन संभालेगा? हमने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, रोते रहो, बिल्कुल टेंशन वाली बात है। उन्होंने कहा सर रोता होता है ऐसे घर बैठ के रोता, आपके सामने आके थोड़ी रोता, आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? सर हाँ, अपना एक बंदा, आपकी जो ऑडिट टीम है उसमें बड़े कमाल के लोग हैं, उनको काउंटिंग भी आती है और ऑडिट भी आता है, तो ऐसा कीजिए उसमें से अपनी टीम में से ना एक बंदा जो हमारे सिस्टम के साथ वाकिफ है, वो हमें जरा 3 महीने के लिए शॉर्ट टाइम के लिए दे दे। परमानेंट नहीं कह रहे, परमानेंट नहीं मांग रहे, शॉर्ट पीरियड के लिए मांग रहे हैं, हमें दे दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, टेम्परेरी बेसिस पे अपना स्टाफ दे दिया, टेम्परेरी बेसिस पे अपना स्टाफ दे दिया उसको 2-3 महीने के लिए। वो स्टाफ वापस आ गया 3 महीने बाद। अब पार्टनर के जहन में आया आइडिया, उसने कहा ये जो बंदा काम करके आया ना उधर टेम्परेरी बेसिस पे, ये तो सिस्टम के अंदर घुस के उसने काम किया होगा, ये बेहतरीन बंदा ऑडिट करने के लिए, इसको भेज दिया। थ्रेट राइज हुआ? कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ रिव्यू थ्रेट, क्योंकि जो काम उसने किया है, समझ रहे? तो अभी तक 2 थ्रेट हो गए, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी हो गया
सेल्फ रिव्यू थ्रेट भी हो गया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, वो क्या, सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेट। कौन सा थ्रेट? सेल्फ फेमिलियरिटी थ्रेट। कौन सा थ्रेट? सेल्फ नहीं है, हर थ्रेट भाई सेल्फ इंटरेस्ट के में सेल्फ था, सेल्फ रिव्यू में सेल्फ था, तो मैंने आसानी के लिए याद कर लिया हर एक के साथ सेल्फ लगा दो, हर एक के साथ नहीं लगाना। ओके, एग्जामिनर कमेंट्स में तो उसने बोला था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं हर थ्रेड के साथ सेल्फ लगा देते हैं, हर थ्रेड के साथ सेल्फ लगा देते हैं, हर एक के साथ सेल्फ। अच्छा ओके, समझ आ गई। फेमिलियरिटी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड क्या है कि जब हमारा जानने वाला क्लाइंट में काम कर रहा, यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, क्या जैसे मोबाइल पैकेज में होता है ना, क्या फ्रेंड्स एंड फैमिली नंबर ऐड करें, हमारे जमाने में होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली नंबर ऐड करें, ठीक है, एक दो ऐड के तब करने होते थे, अब तो पूरा पैकेज दे देते हैं, 10 12 15 20 जितने मर्जी ऐड करते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर हमारा कोई, यानी फैमिली फेमिलियरिटी थ्रेड से ये ना जहन में आए कि सिर्फ फैमिली मेंबर की वजह से थ्रेट राइज होगा, दोस्त भी, बचपन का दोस्त कहेगा, पार्टनर और सीईओ बचपन के दोस्त हैं, तो बताइए कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। जब कोई रिलेशनशिप होता है, जब क्या होता है? रिलेशन। जब पैसों का, ये भाई है, भाई ये मेरा भाई है, मुसलमान होने की ऐसे ऐसे भी भाई है, ठीक है, स्टूडेंट भी है वैसे, तो उस लिहाज से भी भाई हो गया, तो भाई के साथ हमारा ताल्लुक दिल का ताल्लुक है। तो जब किसी सिचुएशन में ताल्लुक पैसों का हो, कौन सा थ्रेट आया? और जब दिल का ताल्लुक आया भाई के साथ, फेमिलियरिटी थ्रेट। समझ रहे हैं? फेमिलियरिटी थ्रेट में पैसों का ताल्लुक नहीं है, पैसे नहीं है, हाँ रिश्ते, ठीक है। तो अगर पैसे इन्वॉल्व हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, इमोशंस इन्वॉल्व हो, फेमिलियरिटी थ्रेट। अच्छा ये देख रहे हैं इमोशन क्या कि शर्मा रहा है, देख रहे, पता नहीं क्यों शर्मा रहा है? तो अच्छा, इमोशन से मुझे याद है, इमोशन तो कई किस्म के होते हैं, एक इमोशन होते हैं पॉजिटिव, एक इमोशन होते हैं नेगेटिव। एक क्लाइंट में, ये भाई है, भाई क्लाइंट में काम, मेरा स्टूडेंट है, मैंने इसे देखते कहा बड़ी खुशी हुई, आप हमें बड़े प्यारे लगते हैं, कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। दूसरा केस, हमने इसको देख के कहा भाई आपको देख के बिल्कुल खुशी नहीं हुई क्योंकि आप हमें जहर लगते हैं। क्या लगते हैं? जहर। अगर क्लाइंट में कोई एम्प्लॉय हमारा रिश्तेदार लगता हो, फेमिलियरिटी थ्रेट, और अगर वो हमें जहर लगता हो, फिर कौन सा थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट। भाई जहर किस वजह? क्योंकि हमारा उसके साथ झगड़ा है, कोई शायद लीगल डिस्प्यूट होगा, ठीक है। तो फर्ज कीजिए अगर कजन है क्लाइंट में एम्प्लॉय, तो सिर्फ इतना बोलता है, आप कौन सा थ्रेट बोलेंगे? फेमिलियरिटी थ्रेट। और एक उसने बोला कजन है लेकिन उसके साथ आपका खानदानी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो फिर कौन सा? अब आपने ये नहीं कहना फेमिलियरिटी थ्रेट क्योंकि रिश्तेदार है, रिश्तेदार है लेकिन नेगेटिव इमोशंस। कौन से इमोशन? नेगेटिव। नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव रिलेशनशिप हो तो कौन सा थ्रेट है? फिर से सुन लीजिए, फेमिलियरिटी थ्रेट और इंटिमिडेशन थ्रेट एक दूसरे का अपोजिट है। जब हमारा किसी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो फेमिलियरिटी थ्रेट, और जब नेगेटिव रिलेशनशिप होगा तो क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि ऑडिटर का ना पॉजिटिव रिलेशनशिप हो ना नेगेटिव हो, तो फिर कौन सा हो? न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। बात समझ रहे हैं? तो कितने थ्रेट हो गए? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया, सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो गया, फेमिलियरिटी थ्रेट हो गया, इंटिमिडेशन थ्रेट हो गया, आखिरी कौन सा रह गया? एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट क्या है? एडवोकेसी थ्रेट का मतलब है, एडवोकेट किसको कहता है? वकील को। वकील को, वकील का मतलब क्या? भाईजान से पूछा असाइनमेंट क्यों नहीं की, ये कह रहा है सर ये कल इसकी तबीयत खराब थी। मैं से कहा तू उसका वकील ना बन, उसका वकील ना बन, उसको बोलने दे। जब कोई थर्ड पर्सन के सामने ऑडिटर अपने क्लाइंट को प्रमोट करेगा, उसकी तारीफें करेगा, इसको डिफेंड करेगा,
तो इसको क्या बोलेंगे? ऑडिटर। ऑडिटर नहीं, उसका वकील बनने की कोशिश कर रहा है, एडवोकेसी थ्रेट राइज होगा। एडवोकेट वकील को ही क्या बोलते हैं ना। तो जब ऑडिटर क्लाइंट की वकालत शुरू कर दे थर्ड पार्टी के सामने कि नहीं सर ये ठीक कह रहा है, तो कौन सा थ्रेट राइज होगा? एडवोकेसी थ्रेट। क्लाइंट के खिलाफ एफबीआर ने असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, क्लाइंट हमें कह रहा है भैया हमारा केस तो लड़ दो। अब हम एफबीआर के ट्रिब्यूनल में जाके क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हैं, तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? एडवोकेसी थ्रेट। भाई कुछ कुछ बात समझ आई? एडवोकेसी थ्रेट। अगर क्लाइंट ने शेयर इशू करने हैं और हम बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास जाके क्लाइंट की तारीफें करने हैं, सर बड़ा अच्छा बिजनेस है, बड़ा प्रॉफिट आएगा, 3 साल के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट डबल, कौन सा था? एडवोकेसी। यानी सचमुच में वकील बन जाए अगर, तब भी एडवोकेसी थ्रेट। और अगर दूसरों के सामने वकालत शुरू कर दें, आम लोगों के सामने, मतलब तारीफें शुरू कर दें, तो भी। तो कितने थ्रेट हो गए? कौन कौन से? सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ अब्यूज थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, सिमिलैरिटी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्सप्लेनेशन में देख लीजिएगा, कोई ऊंच नीच होगी वो छोटी मोटी होगी, मेन पॉइंट मैंने आपको सारे बता दिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। थ्रेट तो आइडेंटिफाई कर लिया, चलिए अब जरा कुछ केसेस। सारे केसेस तो आपको नहीं ना पूछने, सारे केसेस तो आप, क्योंकि आपके कुछ हमने टेस्ट में भी तो सारे पूछे भी नहीं जा सकते, 2 क्लासेस इधर ही नहीं जाने। अच्छा चले मिक्स कर करके पूछते हैं। मुझे ये बताइए, वो बोलता है क्वेश्चन मेकर, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। पहला ही ट्रैप, ऑडिट मैनेजर इन्फॉर्म्स दैट हिज फादर ओन्स शेयर्स इन ऑडिट क्लाइंट। सेल्फ इंटरेस्ट है, फैमिलियरिटी थ्रेट, गलत। सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फैमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं होगा। फिर से सुने, फिर से सुने। ऑडिट मैनेजर इन्फॉर्म्स दैट हिज फादर owns shares in audit client। सेल्फ फैमिलियरिटी थ्रेट क्यों नहीं? फादर रिश्तेदार आ तो गया, क्लाइंट में नहीं है, घर में है। जब रिश्तेदार घर में हो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट तो राइज हो सकता है कि उसने लोन लिया होगा, शेयर लिया। फैमिलियरिटी थ्रेट राइज नहीं हो सकता। फैमिलियरिटी थ्रेट कब राइज होता? जब यूं लिखा होता, ऑडिट मैनेजर इन्फॉर्म्स दैट हिज फादर वर्क्स इन ऑडिट क्लाइंट, तब फैमिलियरिटी थ्रेट राइज होता। इस सिचुएशन में इंटिमिडेशन थ्रेट भी हो सकता था। हाँ, वो क्लाइंट धमकी दे सकता है, ए भाई, बस ऑडिटर भाई, आपके वालिद साहब हमारे एम्प्लॉई हैं, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो उनके लिए, हाँ उनके लिए जॉब ढूंढ लीजिएगा। फिर इंटिमिडेशन थ्रेट, इंटिमिडेशन थ्रेट। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, सबसे बड़ा असूल अभी लिख ले। कोड ऑफ एथिक्स में खास तौर पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी। साइकोलॉजी बताती है क्या, ये जो आपकी जनरेशन है ना, आपकी एज, ये कौन सी एज? ये 18 से लेके 25 साल तक जिंदगी में सबसे ज्यादा स्ट्रेस इस फेज में होते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रेस, परेशानियां, टेंशन इस एज में आप फील करते हैं। होती नहीं असल में, फील करते हैं। ये नफ्सियात तान कहते हैं, ठीक है। तो आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत होती है, क्योंकि काम जो कोई नहीं होता। और या ये वो एज होती है जब दुनिया को ना आप समझ रहे होते हैं कि काम होता कैसे है। इससे पहले आप आइडियल लाइफ में, 18 साल तक ना आइडियल लाइफ, किताबों में जैसे पढ़ा है अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आप समझ रहे हैं दुनिया ऐसे चलती है। 18 साल के बाद फिर अब आप जब एक्चुअली दुनिया को ऑब्जर्व करते हैं ना, अच्छा रिश्तेदार कैसे बिहेव करते हैं, दोस्त कैसे, जरूरत जब उनको होती है तो फिर, और जब हमें होती है तो फिर एटीट्यूड, तो आपको फर्क जब नजर आ रहा होता है ना, तो तब असल में आपकी आइडियल वर्ड जो आपने जहन में बनाई है और जो एक्चुअल वर्ड, जब इसका टकराव होता है ना, तो आप फिर समझ नहीं पाते, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, मैंने तो ऐसा किया था, फिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो फिर जब ये जो समझने का फेज होता है ना, इसमें फिर स्ट्रेस फील करते हैं आप, ठीक है। तो और ज्यादा क्योंकि और कोई का भाई प्रैक्टिकल जॉब तो अक्सर नहीं कर रहे होते, तो बैठे बैठाए एक ही काम होता है, क्या, यहाँ तो असाइनमेंट कर लें,
या जो वो दोस्त ने उधार नहीं दिया ना वापस, उसके बारे में सोच लें, या घर का कोई मसला है, वो दूसरे शहर दूसरे गांव में, इधर बैठ के क्या होना, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं भाई, कंट्रोलेबल नहीं है ना। जो चीज कंट्रोलेबल हो उसके बारे में, तो उसके बारे में सोच सोच के असाइनमेंट भी गई और मसला भी हल नहीं हुआ। तो ओवर थिंकिंग इस एज में कॉमन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो भाई बाकी जगह पे ओवर थिंक मेरे को कोई टेंशन नहीं, लेना देना नहीं है, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स में ओवर थिंकिंग नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में ओवर थिंकिंग करते हैं ना, तो आपके अपने इर्द गिर्द हर बंदे में मसला नजर आना शुरू हो जाता है। जो भी आपके साथ गलत, आप कहते हैं इसका भी कसूर, इसका भी कसूर। कोड ऑफ एथिक्स में जब ओवर थिंकिंग करेंगे तो क्या होगा, हर सिचुएशन में हर थ्रेट अराइज हो जाया करेगा जब ओवर थिंकिंग करेंगे, ठीक है। वो आपको एक दफा बताया था ना कि अगर ये भाई ये मेरा आपका मेरा कोई रिश्तेदारी है हमारी नहीं है, लेकिन अगर हम ओवर थिंकिंग करें ना, हमारे बाप दादा उनके बाप दादा, वो ओवर थिंकिंग कर करके और कहीं ना कहीं से कोई टांका फिट हो ही जाना है, मिल ही जाना है, और कहीं पे भी ना हुआ तो बाबा आदम से आगे फिट हो। तो ओवर थिंकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट हो ही जाता है। तो आपने कोड ऑफ एथिक्स में ओवर थिंकिंग नहीं, बस अच्छा कहां से आगे ओवर थिंकिंग शुरू होगी? जितना मैंने डिस्कशन कर दी ना, आपने बस उतना ही सोचना है, जितना मैं सचवाऊंगा आपने उतना ही उससे ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है मेरे भाई, उससे ज्यादा नहीं सोचना। तो कोड ऑफ एथिक्स के पहले सफे पे लिख ले, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जितना सर ने सचवाया उतना ही सोचना है, वरना आपको पता है क्या होगा, हर सिचुएशन में पांचों के पांचों थ्रेट फिट हो जाएंगे। और आप में से कुछ स्टूडेंट करेंगे ये, सर इसमें ये भी तो थ्रेट राइज हो रहा है, सर इसमें ये भी नहीं सर सच में हो रहा है, देखिए सर अगर ऐसे हो जाए और अगर वो ऐसे कर ले तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा। तो मैं उस वक्त एक ही आंसर दूंगा, क्या? ओवर थिंकिंग नहीं करनी। तो समझ जाएंगे आप बात, ओके, ज्यादा नहीं सोचना, वरना वो पर्सन मैं अभी बता देता हूं, वो स्टूडेंट सोच भी सही रहा होगा, अगर ऐसा हो कि ऐसा हो कि ऐसा हो गया तो वाकई वो थ्रेट, लेकिन केस स्टडी में नहीं ना हुआ, नहीं हुआ, फिर नहीं बताया उसने, तो इसका मतलब वो मैं उस तरफ नहीं लेके जाना। भाई कुछ बात समझ आई? तो पहला एक तो मैंने आपको बताया कि केस स्टडी को प्रेजेंट कैसे करना है। कोड ऑफ एथिक्स की केस स्टडी 3 हिस्से, आइडेंटिफाई थ्रेट, इवैल्यूएट थ्रेट और सेफगार्ड। और आइडेंटिफाई में आपने थ्रेट के साथ प्रिंसिपल को भी बताना है। और दूसरा बड़ा असूल क्या बताया? हाँ, इवैल्यूएट सिग्निफिकेंस में कुछ फैक्टर्स हमने डिस्कस किए। और एक अभी कॉमन, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, नो ओवर थिंकिंग, नो ओवर थिंकिंग। डन जी? चलिए आगे, मजीद आगे चलते हैं, चले मिल मिला के। अच्छा आ गया, सुने फिर उसके बाद, engagement partner has been partner of the engagement for 6 years। 6 साल तक टीम का हिस्सा है। पहले साल में तो कोई थ्रेट नहीं था, दूसरे साल में भी कोई थ्रेट। इंसान है ना, इंसान के बारे में कहते हैं सोशल एनिमल। वो किसी जानवर के साथ भी चंद दिन गुजारे ना अगर, तो एक एसोसिएशन डेवलप हो जाती है। इंसान तो फिर दूर की बात है। तो अगर आप एज ऑडिटर 1 साल क्लाइंट पे गए, 3-4 महीने गुजारे, अगले साल फिर उसी क्लाइंट पे गए 3-4 महीने, फिर अगले, तो कोड ऑफ एथिक्स कहता है इनिशियली अगर आपका कोई रिलेशनशिप नहीं भी था ना, तो बाद में एक यारी दोस्ती हो जाती है। तो इसीलिए 3 साल तक तो खैर है, 3 साल से ज्यादा अगर आप एक ही क्लाइंट का ऑडिट करेंगे ना, तो अगर पहले थ्रेट नहीं भी था तो थ्रेट अराइज हो जाता है। इस 3 साल को हम कहते हैं टाइम ऑन पीरियड। कितना अरसा कोई पर्सन किसी क्लाइंट पे ऑडिट करता रहा, इसको क्या बोलते हैं? टाइम। ये 6 साल जो मैंने बोला, इसको क्या बोलते हैं? टाइम ऑन पीरियड। क्या बोलते हैं? तो जब टाइम ऑन पीरियड यानी एंगेजमेंट पार्टनर, सॉरी, इस एंगेजमेंट पे कितने साल तक आप टीम का हिस्सा रहे हैं, 3 साल से बढ़ जाए, थ्रेट अराइज हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। फिर इसके बाद, वाइफ ऑफ द पार्टनर इज डायरेक्टर मार्केटिंग इन ऑडिट क्लाइंट। कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी। एक ही बता दे काफी है, अगर ज्यादा भी एक है। फेमिलियरिटी थ्रेट बिल्कुल। चले एक और पूछ लेते हैं।
ऑडिट मैनेजर इज मैरिड टू द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ क्लाइंट, बताइए। फेमिलियरिटी थ्रेट, शाबाश। फिर इसके बाद ऑडिट मैनेजर हैज ऑब्टेन्ड लीज फाइनेंस फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट, सेल्फ, एक तरह से लोन लिया। शाबाश, बिल्कुल सही पहचान रहा है, शाबाश शाबाश। सीआर के टीचर को थैंक यू जरूर बोलना है, ये सारी उनकी मेहनत है, मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा हूं, पढ़ा थोड़ी रहा हूं। आगे चलते हैं। थोड़ा सा लेंथी है, यहां चले, ये शॉर्ट वाली कर लेते हैं। फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ द क्लाइंट हैज ज्वाइंड ऑडिट फर्म एज एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ क्लाइंट, सेल्फ रिव्यू ना, फाइनेंस डायरेक्टर आ गया ना, शाबाश। फिर इसके बाद एन ऑडिट मैनेजर ऑन प्रीवियस ऑडिट हैज रिसेंटली ज्वाइंड ऑडिट क्लाइंट एज जीएम फाइनेंस, यानी हमारा ऑडिट मैनेजर था प्रीवियस ऑडिट में, इस साल वो जीएम फाइनेंस बन गया क्लाइंट का। हाँ, सेल्फ रिव्यू तो नहीं है ना? हाँ नहीं, ये भी डिस्कस किया था, शाबाश। फिर इसके बाद नेक्स्ट है जी एक्सेप्टिंग डिस्काउंट वाउचर्स फ्रॉम ऑडिट क्लाइंट, सेल्फ इंटरेस्ट, डिस्काउंट ले रहे हैं ना हम, बिल्कुल ठीक है। जॉइंट वेंचर विद क्लाइंट और इट्स मैनेजमेंट, CEO threatened partner not to reappoint for next year if partner did not agree on CEO's accounting treatment. Intimidation threat, बेहतरीन बेहतरीन। Free subscription of club for 1 year, client को ऑफर की, बिल्कुल ठीक है। There is a litigation between client and a member of team. There is a litigation between client and intimidation threat. Firm provides non-assurance services to audit client. Non-assurance services का मतलब समझे, preparation of financial statement, self review, ये चीज। फिर इसके बाद fees, audit fee will be 10% of profit. बिल्कुल ठीक भाई, बाकी फिर बाद में कर, अब मजीद भी हैं, कितने को हम करेंगे, वह काफी है। यानी कंसेप्ट, इसका मतलब है आप इस काबिल हो गए कि किसी सिचुएशन में से थ्रेट आइडेंटिफाई कर सकें। ओके, चलिए। वैल्यूएट द थ्रेट, थ्रेट वैल्यूएट करने में कुछ फैक्टर्स कंसीडर करने हैं। ये फैक्टर क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव कौन सा? जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है तो उसमें अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है। शेयर्स खरीदे अगर क्लाइंट के तो सिग्निफिकेंस किस पे डिपेंड करेगी? शेयर्स की अमाउंट कितनी, हाई अमाउंट तो सिग्निफिकेंस हाई, लो तो सिग्निफिकेंस लो। देखिए असल में ना आपने सिस्टमैटिक अप्रोच सीखनी है, बाकी एक्सप्लेनेशन इजी है, एक्सप्लेनेशन मुश्किल नहीं है, मतलब इस कोड ऑफ एथिक्स को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ असल है लिंक करना और सोचना कि इस सिचुएशन में क्या फैक्टर हो सकता है। क्वालिटेटिव फैक्टर कौन से हो सकते हैं? जैसे बाज़ औक़ात अमाउंट्स या पैसों का मसला नहीं होता, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, तो नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कितना क्लोज है, इससे फर्क पड़ता है। जैसे कितने साल तक हम क्लाइंट का ऑडिट करते रहे हैं, 4 साल या 10 साल, इससे फर्क पड़ता है थ्रेट सिग्निफिकेंस। ये क्वांटिटेटिव फैक्टर है कि क्वालिटेटिव? क्लाइंट में जो हमारा रिश्तेदार है वो किस पोजीशन पे है? क्वालिटेटिव। तो बताइए कि थ्रेट को वैल्यूएट करते हुए सिर्फ क्वांटिटेटिव पैसों को कंसीडर करना चाहिए कि क्वालिटेटिव है? ये दोनों तरह के फैक्टर्स आएंगे। और सिर्फ स्टार्ट में वैल्यूएट करना चाहिए कि हो सकता है स्टार्ट में थ्रेट ना हो तो ड्यूरिंग ऑडिट हो जाए? हाँ, ड्यूरिंग ऑडिट भी हो सकता है। तो जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन आए ड्यूरिंग ऑडिट हमें इसको वैल्यूएट कर, एक दफा स्टार्ट में थ्रेट आइडेंटिफाई करके वैल्यूएट करके एड्रेस करके सो नहीं जाना।
फिर क्या करना है, थ्रेट को एड्रेस करना है। अब एड्रेस कैसे करना है ये केस टू केस वेरी करता है, ये भैया आपको हम नहीं सिखा सकते, मतलब अभी नहीं सिखा सकते भाई। सेफगार्ड बहुत से हो सकते हैं, जैसे छोटी छोटी एग्जांपल बता दे जाए सेफगार्ड के। क्लाइंट के पास, क्लाइंट से गिफ्ट लिए, सेफगार्ड बताएं, एक एक बता दे बस। एक एक्सेप्ट ना करे, किया तो वापस ओके। और अगर हमारा रिश्तेदार क्लाइंट पे है कर दे और उसको अलग कर दे। लोन लिया हुआ है तो वापस कर दे। एक टीम मेंबर 5 साल से ऑडिट कर रहा है, टीम से बाहर निकाल दे, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा लिटिगेशन है किसी हमारे टीम मेंबर की क्लाइंट के साथ, उसको भी चेंज कर दें। क्लाइंट कह रहा है प्रॉफिट का 20% फीस ले लो, बेसिस ऑफ फीस एग्री नहीं, ये वाली फीस एग्री नहीं करनी, बल्कि कोई लमसम फी एग्री कर लें या अर्ली बेस की फीस एग्री कर लें। प्रॉफिट पे फीस, इसको बोलते हैं कंटिजेंट फी, इसकी इजाजत नहीं होती हमें। ठीक है जी, चलिए बस ठीक है, काफी है, समझ आ गया आपको। यानी भाई सिस्टम समझ आया ना, सोच कैसे, आइडेंटिफाई थ्रेट, इवेल्युएट थ्रेट, सेफगार्ड या एड्रेस थ्रेट। क्लियर जी? तो ये था हमारा कोड ऑफ एथिक्स। चलिए अब ये इसको छोड़ दे, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस लिंक विद एथिक्स, ये अजीब सा है, ये कभी एंड पे मुझे बताइएगा जब चैप्टर सारा कंप्लीट हो जाएगा ना, ये अजीब सा है, छोड़े इसको नहीं पढ़ना, अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर मैं आपको एक एंड में बता दूंगा कि फिर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। अब छोटी छोटी सिचुएशन आपके सामने आएंगी और आपने मुझे बताना है कि किस सिचुएशन में कौन सा थ्रेट। यू आर द ऑडिट पार्टनर ऑफ पेंशन स्कीम रिटायरमेंट फंड। अच्छा अब ये है आई कैप के स्टडी टैक्स वाली एग्जांपल है जो कि मुझे पसंद नहीं है। आई कैप के पास पेपर के क्वेश्चंस की सिचुएशन मुझे पसंद है लाइक, लेकिन स्टडी टैक्स की एग्जांपल नो लाइक, वो अलग है, उनका फोकस अलग हो जाता है, वो जीबो गरीब से बनाए, वो दूसरे लोगों ने बनाई है। You are the audit partner pension scheme retirement fund was outsourced investment and cash management to a mutual fund. Your spouse is the chief investment officer at that mutual fund. मजाला समझ आ जाए आपको हो क्या रहा है, नहीं समझ आ रहा ना, क्या समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, शाबाश। क्या कह रहा है, कह रहा है हम फंड का ऑडिट कर रहे हैं, फंड की जो इन्वेस्टमेंट है हम ऑडिट कर रहे हैं। ये कंपनी इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन स्पाउस कर रही है, ये सिचुएशन है ना। ये समझिए, स्पाउस इज कंसल्टेंट ऑफ फंड, यही है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कर रही है। क्या है, यू आर द ऑडिटर ऑफ पेंशन फंड हैज आउटसोर्स्ड दिस इन्वेस्टमेंट, यानी आउटसोर्स किया, लेकिन समझे कंसल्टेंट ही है, आउटसोर्स किया, समझे इनडायरेक्ट किस्म का एम्प्लॉय ही है जिसको आउटसोर्स किया। एंड कैश मैनेजमेंट टू ए म्यूचुअल फंड, योर स्पाउस इज द चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एट दैट म्यूचुअल फंड। यानी सिंप्लीफाई करें सिचुएशन को, हमारे क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट वाला काम स्पाउस ने संभाला हुआ है, स्पाउस की कंपनी ने संभाला, मतलब स्पाउस ने संभाला है। ये सिचुएशन सिंप्लीफाई होकर क्या होगी, हमारे ऑडिट क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट वाला काम उसकी नहीं, योर स्पाउस, योर स्पाउस, ऐसे ना करे यार, ऑडिटर की। तो बताइए, एक तरह से इसको वैसे सोचें जैसे स्पाउस क्लाइंट में एम्प्लॉय है, जैसे क्लाइंट भाई सिंप्लीफाई करें तो फैक्ट यही निकलते हैं ना। तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और फेमिलियरिटी। साबित करें सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कैसे राइज हुआ, क्योंकि पैसे घर में आएंगे, पिज्जा भी घर में आएगा, एसी भी आएगा घर में, तो हमें भी ठंडी हवा मिलेगी, शाबाश। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी राइज हुआ, फेमिलियरिटी। मुझे बताइए, क्या सिर्फ ड्राफ्टिंग के लिए बता रहा हूं,
क्या सिर्फ थ्रेट लिख दिया कि हमने उसको रिलेट भी किया सिचुएशन से, एक्सप्लेन भी किया? एक्सप्लेन करें भाई, सीआर में एक्सप्लेन करते थे तो ये भी काम हो गया। इसका मतलब है आप हैं तैयार, मैंने सिर्फ आपको काउंटिंग की सिचुएशन की बजाय ऑडिट की सिचुएशन देनी है एनालिसिस करने के लिए, बाकी आप रेडी है। लेकिन फिर भी 2 लेक्चर आपका क्या हाल है, मुझे पहले से पता नहीं था क्या? पिछले सेशन में बच्चे सीआर पढ़ के नहीं आए होंगे, पिछले सेशन में टीचर, तो फिर भी मैंने 2 लेक्चर क्यों लगाए? क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है सीआर नहीं पढ़ा होगा, होते हैं कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, पढ़ा होता है लेकिन भूल गए होते हैं। तो ये जो आज और कल के लेक्चर लगाए किस लिए लगाए? उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको भी समझ आ जाए ये भाई है ना, हाँ शाबाश, ये भूलने वाले हैं कि पढ़ा ही नहीं अभी, पढ़ा नहीं अभी, शाबाश, ओके ओके। चलिए आगे चलते हैं। तो इसीलिए 2 लेक्चर लगाए, वरना पहले दिन ही केस स्टडी ना स्टार्ट करवा देता, समझ रहे? सिनेरियो 2, हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड। फिर इस सिनेरियो के स्टार्ट में भी बता दूं क्या, ये आई कैप की केस स्टडी के एग्जांपल है। नो लाइक डिस्कस तो करना है, नो लाइक, लेकिन पास्ट पेपर वाले यस लाइक, यहाँ वो केस स्टडी वाले वो अच्छी होती है। हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड इज ए लॉन्ग टाइम टैक्स क्लाइंट ऑफ योर फर्म। लॉन्ग टाइम से मुझे थोड़ा कोई गड़बड़ सी लग रही है, 12 आगे चलते हैं। दे हैव आउटसोर्स देयर टैक्स कंप्लायंस and preparation to your firm and now want to appoint your firm as their auditor while keeping the tax outsourcing, टैक्स कंप्लायंस वगैरह। वैसे तो ये डिपेंड करता है एग्जैक्ट टैक्स की कौन सी सर्विसेज है, आगे हम पढ़ेंगे बहुत सी सर्विसेज हैं, किसी में बिल्कुल राइज नहीं होता, किसी में बहुत ज्यादा होता है, किसी में दरमियान, डिपेंड करता है सर। लेकिन जनरली उसने बोला, जनरली तो उसने बोला सेल्फ रिव्यू थ्रेट, हमने कहा ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना। जो नॉन इंश्योरेंस काम करेंगे क्लाइंट के लिए, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली, कोई एक एरिया प्रिपेयर कर लिया, जनरल एंट्रीज पास कर ली, टैक्स की कैलकुलेशन करके क्लाइंट को दी कि ये जनरल एंट्री पास करो। इसमें आपने क्या ध्यान में रखना है, क्या टैक्स रिटर्न प्रिपेयर की, ये नहीं रखना ध्यान में, क्या करना है, हाँ टैक्स की कंप्लायंस चेक की, कैलकुलेशन की, क्योंकि टैक्स रिटर्न का और इसको स्पेसिफाई करना चाहिए था, यह कंफ्यूजन राइज हो रही। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में कोई थ्रेट राइज नहीं होता, क्योंकि इसके ऊपर डिबेट हुई तो उन्होंने कहा अगर आप टैक्स रिटर्न में क्लाइंट को फेवर दे भी देना, एफबीआर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करता है। हर मुल्क में जो टैक्स अथॉरिटी होती है ना, वो अगर आप टैक्स रिटर्न क्लाइंट के बिहाफ पे प्रिपेयर करके जमा करवा दें तो वो कैलकुलेट अलग करना है उन्होंने, इस वजह से आप फेवर दे भी दे तो पकड़े जाते हैं। इससे टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने में थ्रेट है, लेकिन टैक्स की एंट्रीज कैलकुलेट करके क्लाइंट ने बोला सर जी जिसको कैश फ्लो नहीं आता, खुद सोचो उसे डेफर टैक्स की कैलकुलेशन आती होगी, तो हमें डेफर टैक्स की कैलकुलेशन भी कर दे, तो वो भी क्या होगा, फिर कौन सा थ्रेट राइज होगा। हाँ लेकिन जहन में रखिएगा, टैक्स में डिपेंड करता है टाइप ऑफ सर्विस पे। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में थ्रेट राइज, लेकिन टैक्स की दूसरी सर्विसेज अगर हो तो थ्रेट राइज होगा। नेक्स्ट तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट राइज, सेल्फ रिव्यू तो कंफर्टेबल है ना। नेक्स्ट, हलीब प्रोसेसिंग प्लांट लिमिटेड इज इन लिटिगेशन विद टैक्स अथॉरिटी, दे ऑफर योर फर्म ए कमीशन बेस्ड फी टू एक्ट एज देयर टैक्स रिप्रेजेंटेटिव। और कहा सर हमारे टैक्स रिप्रेजेंटेटिव बन जाए, जितना टैक्स बचेगा 50% आपका। सेल्फ इंटरेस्ट किस वजह से हुआ, फीस की अरेंजमेंट की वजह से। लेकिन एक और थ्रेट भी राइज हुआ, एडवोकेसी किस वजह से हुआ, प्रमोट कर, देखिए वही थ्रेट है ना, मैं समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, कितने हैं टोटल, अच्छा बट ठीक है, एक और 2 और है, फिर एक बड़ी केस। Mr. Jahanzeb has been the audit partner of APM Limited for the past 10 years. 10 years को हम कोड ऑफ एथिक्स की, ओरिजिनल कोड ऑफ एथिक्स की लैंग्वेज में 10 years को क्या बोलते हैं भला, टाइम ऑन पीरियड, कि कितना अरसा आप ऑडिट करते रहे हैं, टाइम ऑन पीरियड 10 साल। और अगर 10 साल के बाद 2 साल की ब्रेक ले ले, कूलिंग ऑफ, ये कैसे पता चला कूलिंग ऑफ पीरियड, ये मैंने बताया, ये सीआर वालों ने बताया था, चलो शुक्र है कोई चीज तो मैंने भी ऐड की। तो ये 10 साल है टाइम, कोड ऑफ एथिक्स कहता है जब एक रीजनेबल
टाइम ऑन पीरियड हो जाए ना तो एक रीजनेबल कूलिंग ऑफ पीरियड भी होना चाहिए। जब एक रीजनेबल टाइम, जैसे होता है ना गाड़ी का इंजन, गाड़ी भगाते रहे, ज्यादा गाड़ी भगाए ज्यादा देर तो इंजन का हीट अप हो जाता है, वो टाइम ऑन पीरियड। उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहिए, तो वो कौन सा पीरियड होता है बंद? कूलिंग ऑफ पीरियड। इंजन ठंडा हो जाए, वो चूंकि 10 साल जज्बात जरा बढ़ जाते हैं 10 सालों में, उन्होंने कहा भैया जरा जज्बात ठंडे कर ले, कूलिंग ऑफ पीरियड अलग बैठ। तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ 10 साल की वजह से? फैमिलियरिटी थ्रेट। और लास्ट क्वेश्चन जो दिया है कैबिनेट सिनेरियो, एपीएम इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ जहांजेब्स टोटल ऑडिट फीस, यानी 1% की टोटल ऑडिट। देखिए एक सिचुएशन है, ये मेरे 100 क्लाइंट है, हर एक क्लाइंट मेरे को 30-30 हजार दे रहा है, एक सिचुएशन ये है। इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं, सारे एक बराबर है। ये भाई मेरे को 3 लाख दे रहे हैं, तो बताइए क्या ये मुझे ऑटोमेटिकली ज्यादा प्यारे नहीं लगेंगे? हाँ जी। तो जब कोई एक क्लाइंट से हमें सब्सटेंशियल फीस 15% से ज्यादा फीस अगर एक ही क्लाइंट से आ रही हो, तो वो एक क्लाइंट बाकी क्लाइंट से ज्यादा प्यारा नहीं होगा। वो किस वजह से होगा वाला? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है। फिर कौन सा? इंटिमिडेशन थ्रेट। क्लाइंट को भी पता होगा कि नहीं मैं इसका बड़ा क्लाइंट, तो वो कहेगा भाई मेरी बात मानो वरना मैं जा रहा हूं, वरना मैं जा रहा हूं। ठीक है। वो कभी कभी जाते हैं, छोटे होते थे तो नान बांटने होते थे, तो घर वाले कहते हैं 50 नान लगवा के लाओ, तो हम जाते थे तो उधर पहले, हालांकि हम खुद भी एक एक नान के लिए खड़े रहते थे उधर नान वाले की शॉप पे। तो जब उधर जाते थे तो कोई कहता था 1 नान, कोई कहता 2 नान, हम धड़ल्ले से कहते हैं 50 नान लगाओ। उस दिन मौका मिलता था, 50। थोड़ी देर हो जाए वो कहता था अच्छा लाइन में लगे, हम कहते अभी लगाओ वरना जा रहे हैं हम, हमें पता। वो कहता नहीं नहीं नहीं, वो पीछे से आवाज दे के कहता सर आज बस आपके लगाने लगे, आपसे लगा रहे। तो इस तरह का थ्रेट करते हैं कि नहीं? ये कौन सा थ्रेट कहलाता है? क्लाइंट को भी पता भाई मैं 40% इसको दे रहा हूं, इसकी टोटल कमाई का 40% मेरे से जा रहा है। क्लाइंट भी धड़ल्ले से कहेगा सर जी अनमोडिफाइड ओपिनियन चाहिए वरना सोच लें, फिर हम तो जा रहे हैं फिर कर। तो ये थ्रेट फील होगा कि नहीं होगा? होगा। इंटिमिडेट, ये सेल्फ थ्रेट को काट दीजिए। ये ओवर थिंकिंग की है उसने, और कुछ नहीं किया, ओवर थिंकिंग की है। ये असल में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन पता है क्या देगा वो? ये सीफैप का लेवल है, वो कहता है 40% का ब्रेकअप देता है। कहता है 40% टोटल फीस है, आपने नोट किया है? टोटल फीस, टोटल ऑडिट फीस। सीफैप में कहता है टोटल फीस 40% है, 10% ऑडिट की फीस है, 30% जो टैक्स और नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज की फीस है दूसरी। तो फिर हम कहते हैं 40% की वजह से तो सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट राइज हो गया, लेकिन जो तुमने इंफॉर्मेशन दिया ना कि 30% नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे रेवेन्यू आ रहा है, तो उसकी वजह से सेल्फ। तो वो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे, इस क्वेश्चन में उसने लिखा टोटल ऑडिट फीस, इसका मतलब है ऑडिट के अलावा और कोई काम नहीं कर रहे, समझ रहे? तो यहां पे ये वाली लाइन नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन अगर कहता 40% में 10% ऑडिट की फीस है, 30% अदर नॉन इंश्योरेंस सर्विसेज की, तो फिर ये लाइन आती। पॉइंट समझ रहे हैं? तो यहां पे चूंकि उसने टोटल ऑडिट बोल दिया तो ये आखिरी वाली लाइन काट दें। डन जी। अब आज की आखिरी केस स्टडी, और ये आप खुद से घर से करके लाएंगे। कह रहा है योर एश्योरेंस फर्म ऑडिट हैप्पी गुड्स, आपकी कंपनी हैप्पी गुड्स का ऑडिट करती है। ऑडिट मैनेजर इज नाउ इंगेज। अच्छा मुझे बताइए कि जो थ्रेट है वो सिर्फ स्पाउस के क्लाइंट में इम्प्लाई होता राइज होता है कि अगर क्या कहते हैं फियांसी के उधर होने से भी थ्रेट राइज होगा? होगा रहा है। ओके, शादी हुई है तो होगा, अगर मंगनी हुई है तो फिर भी होगा, पक्का? तो इसमें हंसने की क्या बात है भाई, क्योंकि अभी मंगनी हुई है, रोने की बात तो शादी के बाद। ओके ओके ओके, नहीं नहीं वो भी हंसने की बात ही होती है, बेफिक्र है, बस कुछ भी कोई कहे आपने हंसते रहना। तो यह क्या है? द ऑडिट मैनेजर इज नाउ एंगेज्ड टू द डॉटर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर
MD owns 51% ऑफ हैप्पी गुड्स शेयर। भैया इसको तो चाहिए फौरन थ्रेट को ऐसे फौरन सीए छोड़ दे, और इसको क्या जरूरत है भाई? कंपनी का 51% शेयर तो वो भी वालिद की जगह पे ही होते हैं ना, वालिद की जगह पे होता है, तो इसका मतलब 51% आप भी कंपनी के मालिक है, अब सीए की क्या जरूरत है? लेकिन बहरहाल केस स्टडी में उसने क्या बताओ क्या करेंगे, तो कौन सा थ्रेट राइज हुआ? मुझे लग रहा है इसमें दो थ्रेट तो कंफर्म राइज होते हैं। एक तो भाई सेल्फ इंटरेस्ट, बाद में फेमिलियरिटी। ज्यादा है ऐसे ना कर यार, फेमिलियरिटी छोड़ के है। वैसे आपका माइंडसेट मुझे लाइक हुआ है, पसंद हुआ है। ये बाद में, ये पहले। शेयर्स की वजह से कौन सा थ्रेट राइज हुआ? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। एंगेजमेंट की वजह से कौन सा थ्रेट राइज हुआ? फेमिलियरिटी थ्रेट। इंटिमिडेशन थ्रेट क्यों लिखा उसने जरा? ये आपने घर जाके, हाँ जी, धमकी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है जी, चलिए ये घर जाके इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लीजिएगा, और फिर इसके बाद आपको पता ही है एग्जाम टिप्स और चीट शीट को तो आपने रीड करना ही है। एग्जाम शीट और चीट शीट को भी आज भी आपको कोई पक्की होम साइट में सिर्फ ऑनलाइन में जो आएगी वही कर लीजिएगा। कल भी ऐसे ही था ना, वो क्या लिखा हुआ था हमने, अटैच्ड। तो अटैच क्या हम समझे? LMS ऑनलाइन असाइनमेंट। ठीक है, तो आज भी यही अटैच वाला ही आएगा, क्योंकि अभी हम इसका नहीं पहुंचे केस, कल वाले लेक्चर में हम केस स्टडी वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, केस स्टडी इसकी कोड ऑफ एथिक्स की आसान है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोचना पड़ता है जो आपको थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना। इधर उधर की बातें सोच लेते हैं, किताब में जो लिखा वो सोचने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, चलिए कोई बात नहीं, वो सीख लेंगे हम कैसे सोचना है। क्लियर जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ ले। तो आज हम क्या सीख के जा रहे हैं? किसी सिचुएशन में से तीन, जब कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आएगा, तीन चीजें हमने लिखनी है, अपना आंसर तीन हिस्सों में देना है। आइडेंटिफाई थ्रेट, और इसके साथ प्रिंसिपल भी है, इवेल्युएट सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट, जो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी, और तीसरा सेफगार्ड यानी कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कैसे थ्रेट को रिड्यूस करेंगे। ठीक है जी, एक कंप्लीट क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें होंगी। अब आगे आई क्या आपकी मर्जी है, चाहे तीनों चीजें पूछ ले, यानी थ्रेट भी, सिग्निफिकेंस भी और सेफगार्ड भी, चाहे दो चीजें पूछ ले, सिर्फ थ्रेट और सिग्निफिकेंस, चाहे एक चीज पूछ ले सिर्फ थ्रेट। तो भैया हमने तीनों ही, हमें क्या करना है, हर सिचुएशन में सिर्फ एक सीखना चाहिए कि तीनों? तीनों। ठीक है, अगर आई क्या कोई से दो पूछ ले तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि सर तीसरा क्यों सिखाते रहे आप हमें, मुझे थोड़ी पता है कि अब एक पूछेगा या दो या तीन, हम तो तीनों ही करेंगे। डन जी? कोई कोड ऑफ एथिक्स अभी तक मुश्किल तो नहीं लगा? हाँ, एक तो वैसे मुश्किल है भी नहीं, और दूसरा CR वाले टीचर को थैंक यू बोलना। ठीक है, चलिए जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।